वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम आपका सेकेंड टर्म की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपना पेपर जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मिलती है बबल शीट, ठीक है। इस पर सबसे शुरू में एक कॉलम होता है जिस पे ये लिखा हुआ है डी, फिर एम और फिर वाई। तो डी की जगह पर आपने डेट लिखनी होती है। एम के दो कॉलम्स होते हैं, उसमें आपने मंथ लिखना होता है, जैसे ये लिखा है 07। फिर उसके बाद आपने आगे वाई के जो 4 कॉलम्स होते हैं उसमें आपने ईयर लिखना होता है, ठीक। फिर उसके बाद आपके ये आगे लिखा होता है मॉर्निंग और सर्कल में एम लिखा होता है। फिर इवनिंग लिखा होता है सर्कल में ई। जिस शिफ्ट में आप पेपर कर रहे होते हैं उस शिफ्ट का, अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप एम को कलर करेंगे और सर्कल करेंगे, और उसके बाद अगर इवनिंग शिफ्ट में आप पेपर दे रहे हैं तो फिर आप ई वाला जो सर्कल है उसको फिल करेंगे, ठीक। फिर आगे नीचे आ जाता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर में आप क्या करते हैं कि आपका सपोज मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है 1,03,200, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी, ऊपर सबसे पहले आप लिखेंगे डिजिट्स में 1,0,3,2,0,0, ठीक है। फिर उसके बाद हम 1 जहां हमने लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आकर हम 1 वाला जो सर्कल है उसको फिल करेंगे। और फिर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है कि आपका ये बिल्कुल जिस तरीके से ये ऐसे फिल हुआ है ना, आपका इस तरीके से हो कि आधा फिल हुआ हो आधा ना फिल हुआ हो, ठीक है। वो आपका माना नहीं जाता, इसलिए आपने उसको पूरे को फिल करना है। तो आपने 1 को फिल किया, फिर उसके बाद 0 है तो बिल्कुल नीचे आकर आपने 0 को फिल किया। फिर 3, इसी तरीके से आपने 3 के सर्कल को फिल किया। फिर 2 और फिर 0, ठीक हो गया। पेपर कोड जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव जो मारूजी आपको मिलता है उसके इधर ऊपर लिखा होता है, ये देखें, ये पेपर कोड लिखा होता है। सब्जेक्टिव का अलग और ऑब्जेक्टिव का अलग नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्टिव पे ही पेपर कोड लिखा होता है, आपने वही लिखना होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 9211, तो आपने इधर ऊपर लिखा 9211। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 9 वाले जो आपका कॉलम है इसमें नीचे आ जाए 9 को सर्कल कर दिया, फिल कर दिया। फिर उसके बाद 2 को फिल किया, फिर 1 और फिर 1 को। बहुत अच्छे तरीके से करना है कि आपका जो सर्कल से बाहर आपका पेन ना जा रहा हो। फिर यहाँ डेट लिखनी है आपने, ठीक। फिर आप मैट्रिक और इंटर लिखा हुआ है। मैट्रिक जो होता है वो 9th-10th के लिए होता है, इंटर जो होता है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए होता है। तो आप पेपर किसका दे रहे हैं, मैट्रिक का दे रहे हैं, तो आप एम को फिल करेंगे। इसी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आप 9th क्लास में है तो आप पार्ट 1 को करेंगे, ठीक है। अब आपकी 9th क्लास है तो आप पार्ट 1 को आप फिल करेंगे। इसी तरीके से एनुअल या सप्ली, एनुअल का पेपर दे रहे हैं तो एनुअल के सर्कल को फिल करेंगे। इसी तरह मॉर्निंग और इवनिंग, आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो एम को सर्कल करेंगे, उसको फिल करेंगे। अगर आप इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो फिर आप ई को फिल करेंगे। फिर नीचे सब्जेक्ट, अब हम उर्दू पढ़ेंगे तो मैं आपको मैंने लिखा है उर्दू। फिर नेम लिखा है यहाँ पर सना खान, आपका जो भी नाम है आपने वो लिखना है। फिर नीचे आपने फादर्स नेम लिखना है, नीट राइटिंग में साफ साफ खुला करके। फिर उसके बाद रोल नंबर लिखना है आपने वर्ड्स में। मैंने ऊपर जो रोल नंबर दिया हुआ था उसको नीचे मैंने वर्ड्स में लिख दिया 1,03,200। फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपने कोई डिजाइन वाले सिग्नेचर नहीं करने, बल्कि सीधा सीधा अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब उसी पेपर की बैक साइड पे ये होता है जिसमें हम MCQ फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप दोबारा पेपर कोड जो होता है वो लिखते हैं 9211, यहाँ पेपर कोड था ऑब्जेक्टिव का, वो मैंने लिखा और फिर इसी तरीके से मैंने उनके सर्कल्स फिल किए। फिर उसके बाद आपका MCQ देखेंगे। अब यहाँ पे जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव है उसमें लिखा हुआ है सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय थे। अब ऑप्शंस में है हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी ताला अन्हा, हजरत उस्मान रजी ताला अन्हा, जनाबे अमीर रजी ताला अन्हा, ठीक हो गया। अब अलिफ को ए कंसिडर करेंगे, बे को बी, जीम को सी, दाल को डी, ठीक है। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास,
जनाबे अमीर रजी ताला अन्हा। तो हम यहाँ ऑब्जेक्टिव में आएंगे, इधर जिधर हमने फिल करना है 1 के बिल्कुल सामने हम डी की ऑप्शन को सर्कल कर देंगे, उसको फिल करेंगे। इसी तरीके से सेकंड को देखेंगे, जो होगा उसका बिल्कुल उसी को हम सर्कल करेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल ध्यान से करना है, अगर आपका जरा भी नंबरिंग आगे पीछे हो गई तो इसका मतलब है आपके सारे एमसीक्यू गलत हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका 6 वाला एमसीक्यू आपने ए करना था, आपने बी कर दिया है, तो आप यहाँ से इसको कट करके 17 या 16 में फिल नहीं करेंगे, वो आपका चेक नहीं होगा, ठीक हो गया। अगर 15 एमसीक्यू है तो आपने 15 पे ही बस कर देना है, ठीक है, 15 तक ही फिल करने हैं। 1 वाला 1 को ही देखेंगे, 2 वाला यहाँ से 2 वाले पे ही करेंगे, ठीक है। आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी ये मार्क्स ऑब्टेन ये आपका काम नहीं है, ये एग्जामिनर चेक करेगा और नंबर देगा यहाँ पर। इसके अलावा आपका ये ऑब्जेक्टिव जो है ये भी अटैच होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पर भी नाम, रोल नंबर और अपना सेक्शन लाजमी लिखना है। लेकिन अपनी आसानी के लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले इधर यहाँ पर आप टिक लगा लें सारे, उसके बाद आप वहां पर देखते जाएं और उसको फिल करते जाएं इस कॉलम में, ठीक। अब आपकी आगे कॉलम शीट होती है ये वाली, इसमें लिखा हुआ है नाम उम्मीदवार, यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है रोल नंबर लिखना है हिंसों में, हिंसों का मतलब होता है डिजिट्स में लिखना, वो आपने लिखा 103200, ठीक। फिर उसके बाद रोल नंबर लिखना है आपने अल्फाज में, यानी 1,03,200, ठीक हो गया। जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे हिंसों में और अल्फाज में। फिर मजमून हमारा क्या है, उर्दू, पर्चा क्या है, लाजमी, तारीख वो आपने लिखी और इम्तिहान क्या है, सालाना, ठीक। अब यहाँ पे दस्तखत निगरान लिखा हुआ है, ये वहां पे जो भी इन्विजिलेटर होगा या जो भी निगरान होता है आपने उससे साइन करवाने होते हैं इसके, ठीक। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पेपर रह गया है और उस पर साइन नहीं हुए, ठीक है, वो पेपर चेक नहीं होता, इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे दस्तखत निगरान हुए हो। आगे ये कॉलम आप फिल नहीं करेंगे, वो टीचर का काम है। इसी तरीके से दस्तखत मुमतहिन और बरताल करंदा ये भी आपका काम नहीं है। फिर उसके बाद फिर आपने सब्जेक्टिव देखना। अब आपने सब्जेक्टिव में क्या है, आपका इंशाइया तर्ज होता है ना सब्जेक्टिव, उर्दू में जब हम पेपर करते हैं फिर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखेंगे इंशाइया तर्ज, ठीक। फिर आपने लिखना है सवाल नंबर 2 है हमारा, दर्ज झैल अशार की तशरीह करें, 3 अशार हिस्सा नज्म से और 2 अशार हिस्सा गजल से, ठीक है। आप लिखेंगे सवाल नंबर 2, सही से मेंशन करना है आपने सवाल, उसके बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे हिस्सा नज्म, ठीक हो गया। नज्म के हिस्से में से आपने 3 अशार करने हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 दिए होंगे, आपने इनमें से 3 करने होंगे। तो आप अगर सपोज आपने 1, 3 और 4 को चूज किया है तो आप नंबरिंग सही से देंगे, ठीक है। तशरीह करते हुए आप ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 लिख दें, बल्कि आपने क्या करना है, जो जो आपने शेर चूज किया है करने के लिए आपने उसकी नंबरिंग वही देनी है जो पेपर में लिखी हुई है, ठीक। वो आप दरमियान में आप वो लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। फिर जिस तरीके से आपको मैंने बताया आपने तशरीह करनी है कि सिन्फ़े अदब की हेडिंग दी मार्कर से, आगे आपने लिख दिया नज्म, फिर उसके बाद आपने आपने नज्म का नाम की हेडिंग दी, नज्म का नाम लिख दिया। सपोज अगर हम का है तो आपने हमद लिख दिया। इसी तरीके से शायर का नाम की हेडिंग देनी है नीचे, फिर शायर का नाम, फिर उसके बाद आपने मफहूम लिखना है, फिर आपने तशरीह करनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से फिर आपने तशरीह करनी है। फिर जब आप ये सारी कर लेंगे उसके बाद आप हिस्सा गजल पे आएंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप मार्कर से दरमियान में लिखेंगे हिस्सा गजल, ऐसे दरमियान में आप लिखेंगे हिस्सा गजल मार्कर से ब्रैकेट के अंदर। फिर आपने गजल के जो भी अशार आपने चूज किए हैं उनकी एग्जैक्ट नंबरिंग आपने वहां पे देनी है और उसी तरीके से आपने गजल को करना है, ठीक हो गया। फिर आपका सवाल अगला है, आपका सवाल नंबर 3, दर्ज झैल नस्ल पारों की तशरीह करें, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम और खत कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखें, ठीक। ये आपके होते हैं 10 नंबर के, 5 नंबर एक इक्तबास के और दूसरे के भी 5, तो टोटल इसके 10 नंबर होते हैं, ठीक। तो आपने पहले लिखा अलिफ वाला
और उसकी आपने तशरीह की। फिर उसके बाद आपने दरमियान में हेडिंग दी पेपर के बे की और फिर उसकी तशरीह की। अब अगर आपका ये पेज आपका फिल हो जाता है पूरा, तो आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल कॉलम वाली जो साइड होती है ये कट हो जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आधे हिस्से पे लाइन लगा देनी है और जितने हिस्से पे ये कॉलम आपका आ रहा है यहाँ तक आपने लाइन लगा देनी है। फिर आगे आपने नीचे से लिखना है। यहाँ पे आपने पेपर नहीं लिखना बल्कि इस तरह आपने लाइन लगानी है, ठीक। अब अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 4। इसी तरीके से आप दरमियान में बिल्कुल मेंशन करेंगे सवाल नंबर 4, ठीक। वो सामने दरमियान में हम इसलिए मेंशन करते हैं ताकि वो पता चल जाए कि यह आगे से दूसरा सवाल शुरू हो रहा है। सवाल नंबर 4 की हेडिंग दी वो है आपका 10,000 सवालात में से 5 सवालात के जवाबात तहरीर करें, ठीक। इसी तरीके से आपने जो जो 5 सवालात इसमें से सेलेक्ट किए हैं करने के लिए उसकी आपने नंबरिंग एग्जैक्ट वही देनी है जो सवाल आप कर रहे हैं। अगर आपने ये चूज किया है बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है, तो आपने दूसरा नंबर ही देना है, चाहे आप वो पहला सवाल कर रहे हैं, आपकी शीट पे वो पहला है, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर पे जो नंबरिंग होगी आपने वही सवाल की नंबरिंग शीट पर भी देनी है, ठीक। इसी तरीके से आपने 5 सवाल करने हैं, 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने क्योंकि पहले वाले ही चेक होते हैं। इसलिए आपने आखिर वाला अगर आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है, पहला वाला गलत है, तो फिर वो पहले वाले ही 5 मार्क होंगे। इसलिए आपको जो बहुत अच्छे आते हैं वही आप 5 अपनी शीट पर लिखेंगे। इसी तरह अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। 10,000 असबाक में से किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। अब जो आपको खुलासा बहुत अच्छा आता है आपने वो खुलासा लिखना है। इसी तरह से दरमियान में खुलासे की हेडिंग दे के सवाल नंबर आपने मेंशन करना है। फिर आपने नीचे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने सबक का नाम की हेडिंग देकर आगे सबक का नाम लिखना है, उसी तरह आगे आपने मुसन्निफ का नाम जो है उसकी हेडिंग देकर आगे आपने मुसन्निफ का नाम मेंशन करके फिर खुलासा लिखना शुरू करना, ठीक। इसके 5 नंबर होते हैं। आगे है सवाल नंबर 6। नज़्म बरसात की बहारें का मरकजी ख्याल खुलासा लिखिए और शायर का नाम भी लिखिए, ठीक। तो हम करते हैं मरकजी ख्याल, इसको ही अच्छे तरीके से याद कर लें। सब नज़मों के मरकजी ख्याल अच्छे से याद कर लें और फिर मरकजी ख्याल आप लिख लें पेपर से, ठीक हो गया। आगे है आपका सवाल नंबर 7। चचा के नाम खत लिखिए जिसमें इनसे चची जान की सेहत के बारे में पूछिए। अब या पोस्ट मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त लिखिए जिसमें डाकी की शिकायत कीजिए। अब यहाँ पे आपका खत और दरख्वास्त में चॉइस आ गई जो कि 10 नंबर की है। जो चीज़ आपको अच्छे से आती है आप वो लिखें, लेकिन ऐसा भी बाज़-औक़ात किया जा सकता है कि आपको वो दोनों ही खत दे दें और दोनों में चॉइस दे दें, या दोनों ही दरख्वास्तें दे दें और दोनों में चॉइस दे दें कि या ये दरख्वास्त कर लें या ये। इसलिए आप अच्छे तरीके से सब याद करें। फिर इसी तरीके से कहानी है, कहानी लिखिए जिसका उन्वान छूट की सजा हो या होटल मैनेजर और मेहमान के दरमियान मुकालमा तहरीर करें। ये 5 नंबर का होता है। जो आपको अच्छा आता है आप वो चीज़ पेपर में लिख देंगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। दर्ज झैल जुमलों की दुरुस्ती कीजिए। पहला है दिल ने चाहा तो जरूर आऊंगा, मैंने चिड़ियाघर में शेर देखा, ठीक हो गया ना। ये चीजें आपकी आपने जो आप का नंबर है वो लिखा और दुरुस्त करके आपने उसको लिख दिया वहां पर, ठीक। यहाँ लिखा हुआ दिल ने चाहा तो जरूर आऊंगा, अब ये गलत है। सही क्या होगा, दिल चाहा तो जरूर आऊंगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से गलत है। अब दूसरा देखें, मैंने चिड़ियाघर में शेर देखा, ठीक है। अब यहाँ पे इमला की गलती है, ठीक है। यहाँ पे शेर जो है वो दूसरा वाला लिखना था, शीन ये रे शेर, ये वाला शेर तो ये जो ऊपर हमने अशार की तशरीह की है ये वो वाला शेर है, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे शीन ये रे वाला शेर लिखना है। इमला की गलती भी हो सकती है, वैसे सेंटेंस में भी गलती हो सकती है, ठीक है। आपने इनको दुरुस्त करके लिखना होता है। जैसे कि हमने ने और को का पढ़ा था इस्तेमाल, उस तरह से आ सकता है, उनको गलत करके आ सकता है। या आगे हम सेकंड टर्म में ज़रबुल इमसाल मुहावरात पढ़ेंगे, उनको गलत करके आ सकते हैं, तो आपने उनको ठीक करना होगा। इसलिए आपने उनको अच्छे तरीके से याद करना है। अब जिस तरह ये देखें कि है मुहावरा खून स्याह होना, असल मुहावरा क्या है, खून सफेद होना, ठीक है। इस तरीके से गलत जुमले दिए जाते हैं जिनको आपने ठीक करके लिखना होता है। अब इसमें चॉइस होती है
या लिखा हुआ है ना, 10 ज़ैल जुमलों की तकमील कीजिए। ठीक है, या तो आप ये गलत वाला करेंगे या आप दुरुस्त वाला करेंगे, दोनों नहीं करेंगे बल्कि एक चीज करनी है। इसमें या लिखा हुआ है तो या तो आप गलत जुमलों वाला करेंगे या फिर ये दुरुस्त वाला करेंगे। बात खटाई में पड़ गई, ठीक है ना, पाक रहो बेबाक रहो। अब ये आधा दिया होगा और इसे पूरा लिखना होगा। ये आपके आगे हम पढ़ेंगे, जो आपका है मुहावरात इल्म बयां का जो चैप्टर है हम उर्दू बी का, उसमें जो पढ़ेंगे वो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होगा कि उसमें गलत चीजें दी होंगी या फिर आपको ये नामुकम्मल जुमलों की तकमील उससे पूरी होगा। वहां पे मुहावरात दिए हुए हैं, ज़रबुल इम्साल दिए हुए हैं, उनको हम अच्छे से याद करेंगे। पाक रहो बेबाक रहो, बद अच्छा बदनाम बुरा। ठीक है, तो फिर ये सवाल होगा, या तो आप ये दुरुस्ती वाला करेंगे या फिर आप ये तकमील वाला करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पेपर की समझ आ गई होगी और आपको जैसे जिस तरीके से पेपर का बताया है आप बिल्कुल उसी तरीके से अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। हमारा ये सेकंड टर्म का फर्स्ट लेक्चर है। पढ़ेंगे हम आज नज़्म नात, जिसके शायर हैं अमीर मिनाई। तो सबसे पहले हम अमीर मिनाई का जो तारुफ है वो पढ़ लेते हैं। जी, मुंशी अमीर मिनाई नसीरुद्दीन हैदर शाह ऊद के अहद में लखनऊ में पैदा हुए। ऊद जो है वो इंडिया की एक रियासत है। ठीक है, वहाँ उनके अहद में शाह ऊद यानी वहाँ के जो बादशाह या नवाब कह लें, उनके अहद में लखनऊ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से थे, इसलिए अपने नाम के साथ मिनाई लिखते थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुफ्ती सादुल्ला रामपुरी से हासिल की, यानी अपनी शुरू की जो तालीम थी इब्तदाई तालीम वो किससे हासिल की? मुफ्ती सादुल्ला रामपुरी से। बाद अज़ां तालीम की तकमील के लिए उलमाए फरंगी महल के मदरसे में दाखिल हुए, यानी बाद में अपनी जो तालीम है उसको मुकम्मल करने के लिए, तकमील कहते हैं मुकम्मल करना, उसके लिए। अच्छा, ये फरंगी महल क्या है कि वहाँ जो लखनऊ में ही एक अंग्रेज़ ने महल बनवाया था, वो फरंगी के नाम से, फरंगी महल के नाम से मशहूर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो थी उसके अंडर आ गया वो महल, तो उसको फिर उन्होंने एक मदरसे की शक्ल दे दी, यानी दीनी तालीम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाने लगा। तो क्या हुआ कि अमीर मिनाई जो थे वो अपनी तालीम की तकमील के लिए उलमाए फरंगी महल के मदरसे, ये जो मदरसा था फरंगी महल का, उसमें दाखिल हुए, यानी अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए वहाँ चले गए। मुंशी मुजफ्फर अली असीर से शायरी में इस्लाह ली। किससे इस्लाह ली थी? मुंशी जफर अली असीर से शायरी में इस्लाह ली। इस्लाह का दुरुस्ती। ठीक है, कम उम्री में ही शायरी में बुलंद मकाम हासिल कर लिया, यानी कम उम्री से ही इतनी अच्छी शायरी करते थे कि उनका मकाम जो है वो बहुत बुलंद हो गया, या जाना, उनका नाम जो है वो जाना जाने लगा। अभी आपकी उम्र 20 साल थी कि नवाब वाजिद अली खान ने अपने दरबार में तलब किया और कलाम सुना। तलब किया यानी बुलाया और उनसे अपना इनका कलाम सुना, यानी इनके कलाम की इतना चर्चा था कि जो नवाब थे उधर के, उन्होंने क्या किया कि इनको अपने दरबार में बुलाया और इनसे कलाम सुना। 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां और नवाब कल्बे अली खां के उस्ताद रहे। आखिरी ज़माने में नवाब मिर्ज़ा दाग ये भी शायर है, ठीक है, ने उन्हें हैदराबाद बुलवाया। हैदराबाद इंडिया का एक शहर है, बुलवाया। वहाँ जाते ही बीमार हो गए और इसी बीमारी के दौरान में इंतकाल हुआ, यानी कि इसी बीमारी में उनका इंतकाल हो गया। अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादिरुल कलाम शायरों में होता है। अहद यानी उनके दौर की बात हो रही है। ठीक है, अभी कादिरुल कलाम का मतलब है शेर और नसर पर अबूर होना। अब जो अमीर मिनाई थे वो कादिरुल कलाम शायर थे, इसलिए हम कहेंगे कि अमीर मिनाई को शायरी पर मुकम्मल अबूर था। उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। अब असनाफ का मतलब क्या होता है? अदब की मुख्तलिफ शक्लें, यानी गज़ल, अफसाना वगैरह,
और रुझान का मतलब होता है तवज्जो। ठीक है, अब मैंने आपको मतलब सिर्फ असनाफ का बताया। अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, यानी कि शायरी की तमाम असनाफ यानी गज़ल और नात। ठीक है, शायरी के असनाफ में क्या आ जाता है, गज़ल आ जाती है, नात आ जाती है, मरसिया, हम, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, की तरफ ज़्यादा रुझान रहा, यानी उनका रुझान किस तरफ रहा, गज़ल की तरफ और नात की तरफ उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी। ठीक है, आपकी शायरी ज़बान व बयान की खूबियों और फ़िक्र ख्याल की रानाइयों का मजमुआ है, यानी कि आपकी जो ज़बान व बयान है, आप बयान करने का अंदाज़ वो इतना खूबसूरत था, उसमें इतनी खूबियाँ थी, उसके अलावा फ़िक्र ख्याल की रानाइयों का मजमुआ है। ठीक, इसका मतलब है, फ़िक्र ख्याल का मतलब है कि आपने जो भी मौज़ूआत जो अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं वो उनकी रानाइयों यानी वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे पैराए में उनको इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो कहते हैं कि ज़बान व बयान की खूबियाँ भी मिलती हैं, यानी ज़बान व बयान का अंदाज़ भी बहुत खूबसूरत है, और दूसरा क्या है, फ़िक्र ख्याल की रानाइयाँ भी का मजमुआ भी है। इन दोनों चीज़ों का मजमुआ है उनकी शायरी। इनकी नातों में आवर्त के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है। अच्छा, आवर्त का मतलब ये होता है कि जब आप शायरी करते हैं ना, तो आपको प्रॉपर उसके लिए एक तरीके से आप बैठते हैं और आप सोचते हैं शेर, फिर उसके बाद आप उसमें कान छान करते हैं, सही करते हैं, कुछ अल्फाज को इधर उधर करके उसको दोबारा से ठीक करते हैं। जबकि आमद कहते हैं कि आपने एक बेसाख्ता आपने कोई शेर कह दिया और आपको उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक है, मुहावरात और सनाए को इस उम्दगी से बढ़ता है कि कलाम में कहीं भी तसना पैदा होने नहीं दिया। अच्छा, मुहावरात तो आपको पता है क्या होते हैं, सनाए क्या होता है कि ना आपके अदब में, ये भी शायरी में इस्तेमाल होती है। इसमें ये होता है, इसकी ना दो किस्में, दो से ज़्यादा होती है, मैं आपको दो बता देती हूँ, तलमीह और तज़ाद का बता देती हूँ। ये आप पढ़ेंगे आगे सेकंड टर्म में, ये आपका इसी टर्म में उर्दू बी में है आपका ना इल्म बयान में, उसमें आप ये इसको तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। सनाए में एक तलमीह होती है। तलमीह में क्या होता है कि ना जिस तरीके से एक शेर है ना, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। अब आप इस शेर को पढ़ेंगे तो आपके जहन में हज़रत इब्राहीम का वाक़या जो उन्हें आग में फेंका गया था और फिर वो अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई थी, वो आपको पढ़े बगैर ही आपको इस शेर से क्लियर हो जाएगा। तो ये तलमीह होती है, जो आप एक शेर पढ़ें तो आपके जहन में वो वाक़या ताज़ा हो जाता है। इसी तरीके से तज़ाद होता है कि एक शेर के अंदर आपके अल्फाज मुतज़ाद आ जाते हैं, जैसे दिन और रात एक ही शेर में आ जाए। इसी तरह मुतज़ाद अल्फाज जो शेर में इस्तेमाल हो जाते हैं ना, सुबह शाम आ जाए एक ही शेर में, दोनों लफ्ज़ आ जाएं, तो ये तज़ाद होता है। तो ये चीज़ें सनाए की इक़साम होती हैं, ये आप पूरी अभी आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं इस उम्दगी से बढ़ता है, उम्दगी कहते हैं अच्छे तरीके से, कि कलाम में कहीं भी तसना यानी बनावट पैदा होने नहीं दिया, कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सनाए का इस्तेमाल किया, मुहावरात का इस्तेमाल किया है कि कहीं भी ऐसा पैदा नहीं होता कि कहीं कोई बनावट है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को बयान किया है। कहीं भी ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं डाली, बल्कि वो एक अच्छे तरीके से शायरी की है। उन्होंने अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल भी मुहतात होकर किया है, यानी एहतियात के साथ उन्होंने अल्फाज वगैरह या तराकीब जो इस्तेमाल किए हैं उसमें बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल किए हैं, और हद्दुल इम्कान यानी जहाँ तक कोशिश हो सके सादगी और रवानी का पहलू पेश नज़र रखा है, यानी कि उन्होंने इतनी कोशिश रखी है कि आपकी जो शायरी है उसमें सादगी का पहलू है, एक रवानी आए, कहीं भी बनावट ना आए, कि कहीं भी ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती ही अल्फाज उसमें डाले गए हैं। इनकी नातों में दर्दो असर और सोजो गुदाज की उम्दा मिसालें मिलती हैं। इनकी तसानीफ में दो इश्किया दीवान यानी मिरातुल गैब और सनम खाना इश्क, इनके दो इश्किया दीवान हैं। दीवान कहते हैं शायरी का जो मजमुआ होता है, ठीक है। तो ये दो जो हैं इनके इश्किया दीवान है, मिरातुल गैब और सनम खाना इश्क, और एक नातिया दीवान है जिसमें उनकी नातों के मजमुए हैं, वो है मोहम्मद खातिमुन नबीयीन शामिल है, ठीक है। अब आपकी जो नात है वो कहाँ से ली गई है? मोहम्मद खातिमुन नबीयीन से, ठीक। उन्होंने शायरों का एक तज़किरा इंतखाबी यादगार के नाम से मुरतब किया। अब क्या है इंतखाबी यादगार? क्या है?
शायरों का एक तज़किरा है, उसमें शायरों का जिक्र किया जाता है, उनकी मुख्तसर उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके कलाम के बारे में बताया जाता है। उनका ना तमाम लुग़त, अमीरुल लुग़ात, लुग़त किसे कहते हैं? डिक्शनरी को। अमीरुल लुग़ात भी इनका एक अहम इल्मी कारनामा है। शेर है हमारा, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। ठीक है, सबा का मतलब है सुबह की ठंडी हवा, बू यानी खुशबू। अब आप शेर करते हुए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सिन्फ़े अदब नज़्म। नज़्म का नाम क्या है इसका? नार। शायर का नाम क्या है? अमीर मिनाई। नीचे एक हेडिंग देंगे मफ़हूम की, उसमें एक लाइन पे आप मफ़हूम लिखेंगे और फिर से नीचे तशरीह की हेडिंग देकर हम तशरीह करेंगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर बता दी है। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। जी, तो मफ़हूम है इसका ये होगा कि सुबह के वक्त आने वाली ठंडी हवा तो यकीनन मदीने से होकर आ रही है कि तेरे अंदर फूलों की खुशबू है। ठीक है, तो ये मदीने के फूलों की खुशबू है कि सुबह के वक्त आने वाली ठंडी हवा तो यकीनन मदीना से होकर आ रही है कि तेरे अंदर मदीने के फूलों की खुशबू है। ये आपका मफ़हूम हो जाएगा। अब मैं आपको तशरीह एक्सप्लेन कर देती हूँ इसकी। तशरीह में क्या होगा? अब कह रहे हैं कि सुबह बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? शायर कह रहा है कि सुबह की जो ठंडी और ताज़ा हवा है उसमें खुशबू और महक की वजह क्या है, यानी कि उसमें जो खुशबू आती है उसकी वजह क्या है कि वो जो सुबह की ताज़ा हवा है वो कहाँ से होकर आ रही होगी? मदीने से होकर आ रही होगी, इसलिए उसमें मदीने के जो फूल हैं उनकी खुशबू है, यानी कि वो इतनी तरोताज़ा इसलिए है क्योंकि वो मदीने से होकर आ रही है। अब इस शेर से जो शायर है उनकी मदीने से वालेहाना मोहब्बत जो है वो जाहिर हो रही है कि वो सुबह की जो ताज़ा हवा है उसको मदीने के फूलों की खुशबू की वजह बयान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हर जो मुसलमान है उसके दिल में मदीने से मोहब्बत जो है वो लाजमी होनी चाहिए। कि मदीने से मोहब्बत की वजह क्या हो सकती है? कि वहाँ पे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका रोज़ा मुबारक है। ठीक है, अब अमीर मिनाई के बारे में कहा जाता है कि वो सच्चे आशिक रसूल है। ठीक, जब इंसान को किसी से इश्क हो जाता है, किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो क्या होता है कि आपको वो इंसान जो है वो बहुत प्यारा लगने लगता है और आपको हर जगह बस वही इंसान नजर आता है। इसी तरीके से अमीर मिनाई जो है वो सच्चे आशिक रसूल थे। ठीक है, तो उनको भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। तो आप क्या कहते हैं कि जिससे मोहब्बत होती है, आप क्या कहते हैं कि उनकी चीज़ों से मोहब्बत होने लगती है। आप चाहते हैं कि वो शख्स आपके करीब रहे या उससे जुड़ी चीज़ें आपके करीब रहें। इसी तरह जो शायर है उसको भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, बहुत अकीदत थी। वो अपने दिन जो है ज़िंदगी के बाकी के दिन वो मदीने में गुजारना चाहता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है वो भी मदीने में है, इसी वजह से वो मदीने में अपनी ज़िंदगी के अयाम या दिन या रोज़ गुजारना चाहता था। वो शहर है मदीना जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पे रहमतों का नज़ूल होता है, यानी कि रहमतें उतरती हैं। और इसकी वजह क्या है कि वहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। नंबर 2 है, सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है तेरी गुफ्तगू है। ठीक, तोती और बुलबुल खुश आवाज़ परिंदे हैं, तस्करा जिक्र, गुफ्तगू बातचीत। उसी तरीके से आप ऐसे ही हेडिंग्स देकर आपने तशरीह लिखते हैं, मैंने लिख दिया है। मफ़हूम इसका क्या होगा? मफ़हूम ये होगा कि हमने तोती और बुलबुल की सदाओं और नगमों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू सुनी। ठीक, अब जी, तो अब इसमें जो शायर है वो क्या कह रहा है कि वो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है और उसके इतने चर्चे होते हैं कि जो तोती और बुलबुल हैं, यानी कि जो परिंदे हैं, खुश आवाज़ परिंदे हैं, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हैं। सुबह के वक्त इनकी आवाज़ें आती हैं ना, बुलबुल की आवाज़ आ रही होती है या इस तरह के परिंदों की, तो कहते हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इनकी ज़बानों पर हर वक्त जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा यानी उनका जिक्र जो है वो जारी रहता है, उनकी गुफ्तगू जारी रहती है, उनकी बातचीत जारी रहती है।
अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और उस कायनात का जो ज़र्रा ज़र्रा है उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, यानी हर चीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। इस कायनात की आप परिंदे कह लें, नबातात, हैवानात, कोई भी चीज़ है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करती है, हर वक्त उनकी तारीफ और तौसीफ जो है वो बयान करती रहती है। और कहते हैं कि खुदा और उसके जो फरिश्ते हैं वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इरशाद है ना, इरशाद खुदाबंदी है ना, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। ये आपने सुना होगा जी। तो आज हमने 2 अशार पढ़े और उसके अलावा हमने शायर का तारुफ पढ़ा। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने जो शायर का तारुफ है उसको अपने मारूज़ी के लिए याद करना है। उसके अलावा शेर, ये जो दोनों पहला और दूसरा शेर है उसकी तशरीह याद करनी है और वाहिद जमा याद करने हैं मकतूब से अंबिया तक। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।